जंग जारी रहे तो गफलत की नींद नहीं सोना चाहिए। दुश्मन किसी भी वक्त शबखून मार सकता है, लेकिन नाजा और राजा को एक जरा इत्मीनान इसलिए हो गया था कि उन दोनों ने अपने दुश्मनों को अपनी हलाकत का यकीन दिलाया था। इस तरीक़ेकार के नतीजे में अब कोई उन्हें तलाश नहीं कर रहा था। वडेरा पीर मोहम्मद लाशारी और उसके कारिंदे कभी कभी इधर से गुजरते थे। उस रोज भी वहाँ से किसी का गुजर नहीं हुआ। वो शाम तक गहरी नींद सोते रहे। जब नाजा की आंख खुली तो मगरिब की अजान हो रही थी। उसने राजा नवाज को जगाया। वो फौरन ही उठकर बैठ गया। उसने खिड़की और दरवाजे के पास आकर कान लगाकर बाहर किसी की आवाज या आहट सुनने की कोशिश की। फिर उसने दरवाजे को खोला। दोनों मियाँ बीवी ने उन्हें सलाम किया। मियाँ ने कहा, सरकार सब खैरियत है, इधर कोई नहीं आया। हमने सोचा रोटी खिलाने के लिए दोपहर को जगा दें, मगर आप दोनों बहुत थके हुए दिखाई देते थे, गहरी नींद सो रहे थे। दरवाजा भी अंदर से बंद था, इसलिए हमने नहीं जगाया। राजा ने पूछा, ये किस वक्त की अजान हो रही है? वो बोला, मगरिब की अजान है। यहाँ से कुछ दूर एक छोटी सी मस्जिद है। राजा बोला, ओ गॉड, हम सुबह से शाम सोते रहे, क्या गुस्ल करने के लिए पानी मिल जाएगा? पानी वगैरह की कमी नहीं थी। उन्होंने अच्छी तरह गुस्ल किया। उसकी घरवाली ने गोश्त और सब्जी पकाई थी। फिर उन्हें ताज़ा रोटियां पका कर दी। उन्होंने लालटेन की रोशनी में पेट भर कर खाया। उनका शुक्रिया अदा किया। फिर वहाँ से चलते वक्त नाजा ने उन्हें 1000 रुपए दिए। वो मियाँ बीवी बार बार उन्हें दुआएं देते रहे। राजा ने झाड़ियों के दरमियान छुपी हुई गाड़ी निकाली। उसके इंजन वगैरह को टॉर्च की रोशनी में चेक किया। पेट्रोल की कमी नहीं थी। 2 कैन फाजिल पेट्रोल था। नाजा अगली सीट पर बैठ गई। राजा ने गाड़ी स्टार्ट की। फिर मेजबानों को खुदा हाफिज कहकर ड्राइव करता हुआ वहाँ से रवाना हो गया। वो दोनों खूब सोने, नहाने और खाने पीने के बाद ताज़ा दम हो गए थे। नाजा ने दोनों के असलहे चेक किए। बुलेट्स की कमी नहीं थी। एक्स्ट्रा मैगजीन भी पूरी तरह लोडेड थे। राजा ने कहा, ये अच्छी बात है कि तुमने मोहतात रहना सीख लिया है। मेरी और अपनी सिक्योरिटी का सामान कर रही हो। वो बोली, ये तुम्हारी सोहबत का असर है। मैं तुमसे एक सिपाही बनना सीखती जा रही हूँ। वो बोला, हमारे हालात ने तुम्हें एक जंगजू महबूबा बना दिया है। वो हंसते हुए बोली, जंगजू महबूबा का ये मतलब हो सकता है कि मैं महबूबा बनकर तुमसे लड़ती रहती हूँ। वो बोला, ये गलत नहीं है, बंद दरवाजे के पीछे लड़ती रही हो। उसने मोहब्बत से घूर कर देखा, फिर बेशरम कहकर खिड़की के बाहर देखने लगी। बाहर हर सू तारीकी थी। सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी में आगे रास्ता दिखाई दे रहा था। कभी कभी सड़क के अतराफ छोटी बड़ी आबादियां नजर आती थीं। वहाँ के घरों और दुकानों में लालटेन या पेट्रोमैक्स की रोशनियां कहीं कहीं होती थीं। वरना ऐसी छोटी बस्तियों में अंधेरा होते ही कारोबार जिंदगी सुबह तक के लिए मुलतवी हो जाता है। लोग सरे शाम ही घरों में बंद हो जाते थे, या कहीं 5-10 अफराद बैठकर अपनी महदूद जिंदगियों से ताल्लुक रखने वाली महदूद बातें करते रहते थे। वैसे आमतौर पर रात की तारीकी फैलते ही तमाम इंसानी आबादियां वीरान ही दिखाई देती हैं। नाजा ने कहा, हम तकरीबन 60 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। सड़क के अतराफ ऐसे कितने ही गोठ गुजर चुके हैं, मगर कहीं कहीं 2-4 इंसान नजर आए। ये लोग ऐसी वीरानी में जिंदगी कैसे गुजारते हैं? राजा ने कहा, हाँ, ये दिन की रोशनी में नजर आते हैं। वडेरों और छोटे जमींदारों की हवेलियों और खेतों में मजदूरी करते हैं। कोई ऐसा सनती इदारा नहीं है कि रात को भी कारोबार जिंदगी चले। फिर इधर बिजली की रोशनी भी नहीं है। इनकी आधी जिंदगी अंधेरों में सब्र शुक्र के साथ गुजर जाती है। ये इससे ज्यादा नहीं जानते कि पैदा होकर इसी तरह जीते हुए मरना है। इन्होंने कभी जिंदगी का कोई खूबसूरत चेहरा नहीं देखा। जिस नगरी में अंधेरा हो, वहाँ जिंदगी का कोई हुस्न कभी दिखाई नहीं देता। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के अतराफ मकानात नजर आ रहे थे। कोई छोटी सी बस्ती थी। करीब पहुंचते ही अचानक 4 सिपाही सड़क पर आ गए। उनके पास बंदूकें थीं और उनका रुख नाजा और राजा की तरफ था। उसने गाड़ी रोककर कहा, मेरा टीटी मुझे दे दो। वो टीटी देते हुए बोली, क्या कानून के मुहाफिजों पर गोली चलाओगे? वो बोला, क्या तुमने सुना नहीं या अखबारात में नहीं पढ़ा कि डाकू पुलिस की वर्दियां पहनकर वारदात करते हैं? मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए उनसे कुछ फासले पर रोक दूंगा। जैसे ही गाड़ी रुकेगी तो दरवाजा खोलकर उस दरवाजे को ढाल बनाकर एक लम्हा भी जाया किए बगैर उनके हाथों या पैरों में गोलियां मारते ही जमीन पर गिर पड़ना। वो सुस्त रफ्तारी से गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। नाजा ने पूछा, क्या जमीन पर गिरना जरूरी है? वो बोला, हाँ, उन 4 के अलावा दूसरे डाकू भी हो सकते हैं। वो तारीकी में छुपकर तुम पर गोलियां चला सकते हैं। तुम फौरन ही जमीन पर गिरकर महफूज रहोगी। वो वर्दी वालों की हकीकत नहीं जानता था। पुलिस वाले भी हो सकते थे, इसलिए उन्हें सिर्फ जख्मी करना चाहता था। वैसे पुलिस वालों का तरीका ये होता है कि वो सड़क के किनारे अपने अफसर के साथ खड़े रहते हैं। जब वहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है तो सिर्फ एक पुलिसमैन सड़क पर आकर हाथ उठाकर गाड़ी को रुकने का इशारा करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि पुरअमन
तकरीबन शहरियों की गाड़ियां रोकने के लिए जारहाना अंदाज में बंदूकें दिखाई जाएं। वो गाड़ी ड्राइव करता हुआ उन चारों के सामने तकरीबन 12 गज के फासले पर रुक गया। दोनों ने अपनी तरफ के दरवाजे खोले। राजा ने कहा एक्शन। उसके साथ ही नाजा ने दरवाजे को आधा खोलकर बाहर आते ही तड़ातड़ फायरिंग की, फिर फौरन ही जमीन पर लेट गई। उसने 3 गोलियां चलाई थीं और 2 वर्दी वाले गिर पड़े थे। उनके हाथों से बंदूकें छूट गई थीं। राजा की फायरिंग से भी 2 आदमी नाकारा हो गए थे। वो जमीन पर गिरने के बाद तकलीफ से कर्राह रहे थे। बाकी 2 की खामोशी से पता चल गया कि नाजा ने उजलत में फायर करते हुए उन्हें हलाक कर दिया है। वो जल्दी में उनके पैरों और हाथों का निशाना नहीं ले पाई थी। वो दोनों चंद मिनटों तक जमीन पर लेटे रहे। राजा ने गाड़ी के नीचे सर ले जाकर सरगोशी की। अपनी जगह से लुढ़कती हुई गाड़ी के नीचे आओ, मैं तारीकी में जा रहा हूँ। हल्की सी आहट पर भी तवज्जो देती रहो। सड़क पर पड़े हुए 4 वर्दी वालों में से एक तड़प रहा था जैसे जान निकल रही हो। 2 तो मर चुके थे। चौथा शख्स अपना बाजू थामे तकलीफ से कर्राह रहा था। उसके करीब उसकी बंदूक पड़ी हुई थी जिसे वो उठा नहीं पा रहा था। जिस हाथ से फायरिंग करता था वही बाजू जख्मी हुआ था। राजा नवाज लेटे ही लेटे लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे ढलान पर आ गया। फायरिंग के 15 मिनट के बाद भी जवाबी फायरिंग नहीं हुई थी, जिससे ये नतीजा निकाला जा सकता था कि सड़क पर पड़े हुए 4 अफराद के अलावा और 5वां कोई नहीं है। अगर 4 से ज्यादा थे तो वो भाग गए थे या फिर इस इंतजार में थे कि गाड़ी के खुले हुए दोनों दरवाजों से नाजा और राजा दाखिल होना चाहें तो उन पर गोलियां बरसाई जाएं। दूर दूर के मकानात की खिड़कियों से लालटेन की रोशनियां बाहर आ रही थीं, लेकिन फायरिंग की आवाजें गूंजने के बाद तमाम खिड़कियां बंद हो गई थीं। वो वहां से उठकर चारों हाथ पांव से रेंगता हुआ एक कच्चे मकान की दीवार के पास आया। एहतियात से आगे बढ़ता हुआ पंजों के बल छलांग लगाकर दूसरे मकान की दीवार के पास आया। वो छुपने के लिए सड़क के किनारे वाले मकानात का सहारा ले रहा था और अपनी गाड़ी की हेडलाइट से दूर जा रहा था। उसका इरादा था कि वो सड़क से जरा फासले पर रहकर दूर तक जाएगा, फिर तारीकी में सड़क पार करके उसी तरह दूसरी तरफ छुपता हुआ अपनी गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाकर तारीकी में छुपने वालों को तलाश करेगा। वो छुपता हुआ वहां तक आया जहां गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, लेकिन गहरी तारीकी भी नहीं थी। वहां बहुत ही मध्यम सी रोशनी में एक पुरानी खटारा सी जीप खड़ी हुई थी। उस जीप के पीछे एक शख्स रिवॉल्वर लिए छुपा खड़ा था और दूर खड़ी हुई राजा की गाड़ी के खुले हुए दरवाजों को देख रहा था। वो जमीन पर कोहनियों के बल रेंगता हुआ उस जीप के जरा करीब पहुंचकर रुक गया। जीप के एक तरफ से एक शख्स रेंगता हुआ रिवॉल्वर लिए हुए शख्स के पास आया। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी और मुंह पर ढाटा बांधा हुआ था। उसने जीप के पीछे आकर रिवॉल्वर वाले शख्स से कहा, हुजूर थानेदार साहब, मैं इस गाड़ी के बिल्कुल करीब नहीं गया, पता नहीं वो दोनों फायरिंग करने वाले कहाँ छुपे हैं। थानेदार ने कहा, तुम लोग बुजदिल हो। एक लड़की को अगवा करके वडेरे नादिर गुचकी के पास पहुंचाने में बड़ी दलेरी दिखाई, अब मुकाबले का वक्त आया तो बुजदिली दिखा रहे हो। वो बोला, हुजूर मेरे 2 साथी आपकी पुलिस वाली वर्दी में थे, वो मारे गए। एक मैं बचा हूँ। आप मुझसे अगवा करवाना चाहते थे, मैंने लड़की वहाँ पहुँचा दी। आप मेरे 5000 दे दें, मैं चला जाऊंगा। थानेदार बोला, कुत्ते, तुझे अपने मुआवजे की पड़ी है। यहाँ मेरी जीप खराब हो गई है। तेरे 2 साथियों के साथ मेरे सिपाहियों में से भी एक मर चुका है, दूसरा जख्मी पड़ा है। इस मुसीबत में साथ देना चाहिए और तू मुआवजा लेकर भागना चाहता है। वो आदमी बोला, आप हालात को समझें और मेरे साथ भागें। वो गाड़ी वाले बंदे चालाक मुजरिम हैं, मुकाबला करना जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उस गाड़ी के दोनों खुले हुए दरवाजों को यहाँ से देखते रहें और वो पीछे से आकर हमें गोलियां मार दें। उसकी बात सुनते ही थानेदार ने घबराकर पीछे देखा। उसी लम्हे में राजा ने उसके हाथ पर गोली मारी। डाकू के हाथ में क्लैशनकोफ थी। उसे क्लैशनकोफ सीधी करने और फायरिंग की समत मालूम करने में जितना वक्त लगा, उतने वक्त में राजा ने उसे 2 गोलियां मारी। वो दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथों से हथियार निकल चुके थे। थानेदार ने अपने जख्मी हाथ को पकड़कर कर्राहते हुए पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, यही सवाल मेरा है। थानेदार बोला, मैं तलहार थाने का इंचार्ज जुम्मन राठौर हूँ। राजा बोला, तो पुलिस और डाकू चोली दामन की तरह साथ पड़े हैं। बड़ी मजबूरी है, इस मुल्क में तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। राजा ने आगे बढ़कर थानेदार का रिवॉल्वर उठाया, फिर क्लैशनकोफ को एक ठोकर मारी। वो दूर अंधेरे में कहीं चला गया। फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, न मैं तुम्हारा नाम लूंगा और न ही तुम मुझे नाम से मुखातिब करोगे। गाड़ी के नीचे से निकलकर अंदर जाओ और हेडलाइट्स बुझा दो। थानेदार कराहते हुए उठकर बैठ गया। फिर बोला, मेरे हाथ से बहुत खून बह रहा है, मुझे फर्स्ट एड की जरूरत है। राजा ने कहा, तुम्हारा ये आलाकार डाकू शायद मर चुका है, या अगर मरने की एक्टिंग कर रहा है तो आखिरी सीन में फिल्म के विलन की तरह मर जाएगा। मेरी गाड़ी में फर्स्ट एड का सामान है, तुम्हारी मरहम पट्टी हो जाएगी। वो बोला, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा।
राजा ने कहा, अगर गोली मारने का एहसान कभी नहीं भूलोगे तो मैं एक और गोली मार सकता हूँ। वो बोला, मेरा मतलब ये नहीं है, अब प्लीज मेरे जख्म से बहने वाले खून को रोक दो, मरहम पट्टी कर दो। राजा ने कहा, तुम जितनी जल्दी मेरे सवालों के जवाब दोगे उतनी ही जल्दी मरहम पट्टी हो जाएगी। पहला सवाल, तुमने इस डाकू के जरिए किसी लड़की को अगवा करवाया है? थानेदार बोला, ये पूछकर क्या करोगे, तुम लड़की और उसके घर वालों को नहीं जानते। राजा ने कहा, मैं इतना जानता हूँ कि वो लड़की इंसान की बच्ची है जिस पर तुमने जुल्म किया है। तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें गोली मारकर वडेरे नादिर गुचकी के पास जाकर मालूम कर लूंगा। थानेदार बोला, नादिर गुचकी बहुत खतरनाक है। उसकी निजी जेल में 50 खानदानों के अफराद कैदी बनकर रहते हैं। उसके तमाम खास मुलाजिम मुसल्ला रहते हैं। तुम वहाँ जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आओगे। राजा ने कहा, जुम्मन राठौर, तुम अपनी बकवास में भूल रहे हो कि खून बहता जा रहा है। मुझे लड़की और उसके घर वालों का बताओ। वो बोला, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। जब उसके बाप ने ही बेटी को अगवा करवाया है तो उसके घर वालों का पता पूछ कर क्या करोगे? राजा बोला, बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन बात है। मुझे ऐसे बाप से जरूर मिलना चाहिए, और हाँ, ज्यादा खून बहने से तुम बेहोश हो जाओगे, बोलने के काबिल नहीं रहोगे, तो मैं तुम्हें गोली मार कर चला जाऊंगा। थानेदार बोला, मैं बताता हूँ। लड़की का नाम जमीला है। उसका वडेरा बाप अल्लाह बख्श उसकी शादी नहीं करवाना चाहता, मगर उसका जवान बेटा करीम बख्श बजिद है और कहता है कि उसकी बहन से हक ना बख्शाया जाए। वो बेटे को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए उसने बेटे की लाइल्मी में बेटी को अगवा करवा दिया है। राजा नवाज का दिमाग एकदम से सुन हो गया। चंद लम्हों तक वो सोचने के काबिल नहीं रहा। बाप और भाई के लिए बेटी गैरत होती है। उस मुल्क में कितने ही लोग हैं जो 14 अगस्त को अपने मोहल्लों और हवेलियों पर जवान बेटियों और बहनों के फटे हुए आंचल लहरा कर गैरतमंद बनते हैं, और पूरी कौम को बेगैरती के वो आंचल दूर से पाकिस्तानी परचम नजर आते हैं। राजा उठकर खड़ा हो गया, थानेदार से एक कदम पीछे चला गया, दोनों हाथों से टीटी को थाम कर उसका निशाना लिया। वो तड़प कर बोला, ये क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, मैं तन्हा अपने वतन से तमाम बेगैरतों को खत्म नहीं कर सकूंगा, लेकिन मेरे इस अमल के बाद पाकिस्तान का हर जवान सिर्फ एक बेगैरत खत्म करे तो इंशाअल्लाह हमारे वतन अजीज की नेक नामी वापस आ जाएगी। ये कहते ही उसने ठीक दिल की जगह गोली मार दी। वो जरा सी देर में तड़प कर मर गया। बस इतनी सी जिंदगी थी, और इतनी सी जिंदगी के लिए खुद गर्ज लोग पूरी कौम को तबाह करके जाते हैं। राजा ने डाकू को एक ठोकर मारकर कहा, ये थानेदार मर चुका है, अपनी मौत का ड्रामा न करो। थानेदार की जेब में हजारों रुपए होंगे, तुम उन्हें ले जा सकते हो। मैं जिस तरह दबे पांव आया था उसी तरह जा रहा हूँ। वो चुप हो गया। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। वो डाकू कई मिनट तक बेहिसो हरकत पड़ा रहा। फिर उसने जरा सी आंख खोल कर देखा, कोई नजर नहीं आया। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखना पड़ता है। उसने दोनों आंखें खोलकर सर उठाकर गौर से इधर उधर देखा। जो मौत बनकर आया था वो जा चुका था। वो बड़ी देर से अपने जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। तकलीफ से कराहने पर काबू पा रहा था ताकि सचमुच उसे मुर्दा समझ लिया जाए। वो अपनी चालाकी में कामयाब रहा था। उसने इत्मीनान के लिए जीप के दूसरी तरफ जाकर देखा। वहाँ राजा मौत के साए की तरह खड़ा हुआ था और कह रहा था, मैं पहले कह चुका था कि तुम अगर जिंदा हो तो आखिरी सीन में फिल्म के विलन की तरह मर जाओगे। ये कहते ही उसने गोली मार दी। थानेदार की जेबों से नोटों की गड्डी निकाली, फिर बुलंद आवाज से कहा, मैं ठीक गाड़ी के सामने से आ रहा हूँ, गोली मत चलाना। वो आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों से चलता हुआ गाड़ी के पास आया, फिर स्टीयरिंग सीट पर बैठकर दरवाजे को बंद करके सर झुका लिया। नाजा ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ, क्या तमाम दुश्मन मर चुके हैं? वो एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ सब मर चुके हैं, मैं भी अंदर से मर रहा हूँ। वो फौरन से खिसक कर करीब होते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो? वो उसे जमीला के इगवा के मुताल्लिक बताने लगा। वो तमाम बातें सुनकर बोली, खुदा करे जमीला सिर्फ इगवा की गई हो और उसके साथ कोई ज्यादती न की गई हो, हम उसे वापस लाएंगे। राजा ने कहा, इंशाल्लाह जरूर वापस लाएंगे, मगर मैं नादिर गुचकी और उसके 2 जवान बेटों को जानता हूँ, बहुत ही बेरहम और अय्याश हैं। खुदा करे जमीला पर आंच न आई हो। उसने मोबाइल निकाल कर राब्ता किया, फिर कहा, हेलो वो 2, मैं राजा हूँ। आवाज आई, यस सर, बोल रहा हूँ। सर ने लंदन से आपकी खैरियत पूछी है। राजा ने कहा, मैं हमजा भाई से बात करूंगा। अभी तुम एक बड़े ऑपरेशन के लिए फौरन चल पड़ो। हमें कम से कम 15 जांबाजों की जरूरत होगी। जरूरी असलहे के अलावा टेयर बम, गैस बम और हैंड ग्रेनेड साथ रखो। नादिर गुचकी के निजी जेल खाने से तमाम कैदियों को और हवेली की कैदी औरतों को रिहाई दिलाकर इस हवेली को खंडर बनाना है। मैं वहाँ 2 घंटे में पहुँच जाऊंगा। इस इलाके के आसपास जो जांबाज हैं उनसे कहो, हवेली के पीछे 2 किलोमीटर के फासले पर मैं एक लैंड क्रूजर में इंतजार करूंगा। इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हो? वोटू बोला, सिर्फ ये कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, सुबह तक पहुंच सकूंगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, फिलहाल जांबाजों को रवाना करो। उसने फोन बंद करके गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे आगे बढ़ा दिया। यहाँ मुसन्निफ की तरफ से आपसे कुछ बातें करना जरूरी समझते हैं। इस दास्तान के चंद मस्बत किरदार अमीर हमजा, राजा नवाज, जमशेद, लेडी सर्जन
आमना, फरमान अली ताबा और मुराद चंगेजी हैं। कहानी सुनकर शायद आपको यूं लगता है जैसे ये तमाम किरदार सुपरमैन हैं और हर मरहले पर कामयाबियां हासिल करते जा रहे हैं। जवाबन अर्ज है कि ये तमाम किरदार दास्तान की इब्तिदा से कामयाबियों के साथ नाकामियों का मुंह भी देखते आ रहे हैं। इब्तिदा में अमीर हमजा ने कामयाबी से केटी बंदर का मुआहिदा दस्तावेजी सबूत के तौर पर हासिल किया। उसके नतीजे में काशिफ अकबर को मुजरिम करार दिया जाना था, लेकिन वो आज भी एक मुअज़्ज़ज़ सियासतदान की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा है। अमीर हमजा ने थर की 3 कमसिन बच्चियों को शिकारियों से बचाने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहा। हत्ता कि गैर मुल्क से आने वाले शिकारी भी इज्जत और एहतराम के साथ अपने मुल्क वापस चले गए। जमशेद रॉ के एजेंटों ताबानी और मुराद को गिरफ्तार करवाने और उन्हें सजा दिलवाने की हर मुमकिन कोशिशें करता रहा, मगर नाकाम जा रहा है। लेडी सर्जन आमना आलमी सतह पर कामयाबियां हासिल करने के बावजूद अपना शौहर, उसकी दौलत और जायदाद हार चुकी है। इतनी बदकिस्मत है कि अब तक अपने जवान बेटे फरमान अली के रूबरू नहीं आई। कसम खाई है कि फरमान उसके दुश्मन शमशीर सिंह कालिया को घुटने टेक कर माँ के कदमों में गिराएगा, तब वो बेटे की सूरत सामने आकर देखेगी। और फरमान माँ की कसम पूरी करने में नाकाम हो रहा है। अमीर हमजा और अनीला लंदन में ये साबित न कर सके कि नेकबख्त अनीला को दोबारा कत्ल करवाने की कोशिश कर चुका है। इस दास्तान के तमाम मस्बत किरदार जितने जबरदस्त हैं, मनफी किरदार भी वैसे ही जहरीले हैं। अगर तमाम मस्बत किरदार हर मरहले पर कामयाब होते तो मनफी किरदार कौम की रगों में बेहिसी, बेशऊरी और बुज़दिली का जहर न फैलाते। अगर दास्तान एक फैंटेसी या ख्याली होती तो उसमें सुपरमैन किस्म के हीरोज पैदा किए जा सकते। इस कहानी में वही कुछ बताया जा रहा है जो आपके आसपास हो रहा है। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान में अमीर हमजा, राजा नवाज, जमशेद और फरमान अली नहीं हैं, तो ये हम सब की तौहीन है कि इस पाक सरजमीन पर मुजाहिदीन नहीं हैं जो अपने वतन की सालमियत और आजादी के लिए लड़ते हैं। जो ये समझता है वो कम से कम अपना सर झुका ले और सोचे कि गैरों की इताअत से खादिम बने हाकिम। अब तुम ही कहो हिफ्ज़ वतन कौन करेगा, आगाज जुनू मश्क सुखन कौन करेगा, इस आग के दरिया को चमन कौन करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।